आज के एशिया टाइम्स की इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। खैर मकदम। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनकी पूरी जिंदगी बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह से मिसाल है, मोटिवेशन है। एक बधुआ मजदूर के बच्चे के प्रोफेसर बनने की कहानी। सुविधाओं का अभाव उस बच्चे को, उसके हौसले को तोड़ न सका और आज वो बच्चा आगे बढ़ते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है। आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं प्रोफेसर संजय कुमार इंगोले साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे लिए समय निकाला और अपनी जीवन यात्रा हमारे साथ साझा करने के लिए आप तैयार हुए। वाकई आपकी जीवन यात्रा बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही मोटिवेशनल है उन तमाम लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं। बचपन में मैं एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, वाशिम जिला में जी। जहाँ से गुलाम नबी आजाद हमारे मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। अच्छा। 2 बार रहे। वाशिम यवतमाल जी जी ऐसा एक संसदीय क्षेत्र है। यवतमाल नाम सुना। हाँ, तो किसानों की ज्यादातर आत्महत्या उसी इलाके में महाराष्ट्र। अच्छा। तो ये थोड़ा जो है सूखाग्रस्त इलाका है। तो गांव एक नदी बहती है, उसके ऊपर काले पहाड़ के ऊपर हमारा गांव है, ऊंचाई पर। तो उस गांव में उस हिसाब से पानी की किल्लत भी है। पानी पीने से समस्या है, अलग अलग टाइप की सामाजिक और वैसे स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की समस्या है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये आपको सिचुएशन बताने के लिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसे दूर दराज के गांव में हम रहते थे। 5 भाई, मैं सबसे छोटा और एक बहन। तो मेरा जन्म 77 में हुआ, सन 77 में। उससे पहले सन 72 में उधर बहुत बड़ा अकाल हुआ था और सरकार भी लोगों को काम देने के लिए खुदाई के काम करवाती थी, जैसे तालाब खुदवाए या रोड बनवा दिए, रोड के किनारे नाली बना दी, खदान बना दी एक किस्म की। तो हमारे माँ बाप उसमें काम करते थे, खुदाई का काम करते थे, मिट्टी खोदने का काम करते थे। और लेकिन उनका मूल जो बिजनेस था वो था जंगल से सूखी लकड़ी बीन कर लाना, गट्ठे बनाना, और वो शहर जो 6 किलोमीटर दूर है वहां से, वाशिम, उसकी गलियों में घूम करके वो लकड़ियां बेच देना। वो एक जमींदार के यहाँ, जमींदार मतलब जाति से जमींदार नहीं, अच्छा। पूर्वी जाति का एक परिवार जिनके यहाँ थोड़ी जमीनें ज्यादा थी। हाँ, उनके यहाँ वो बंधुआ मजदूरी हम उसको कह सकते हैं, सालाना मजदूरी। और कभी कभी 5 सालाना, 10 सालाना, ऐसा वो फिक्स होता था। हाँ। तो हमारे पापा मतलब 10-12 साल के थे तभी से उस किसान के पास मजदूरी का काम करते थे। वो अकेले बेटे थे अपने पापा के, और 3 बहनें थी। कि बड़ी बहन जो थी सबसे बड़ी, उसकी शादी हुई तो वो हमारे गांव में रहने के लिए आई, भाई नहीं है बोल के। अच्छा। मेरे भाई को भाई नहीं है तो उसका साथ देने के लिए शादी के बाद हमारे घर के पास आकर घर बनाया। अच्छा। और वहां बस गई भाई के साथ देने के लिए। भाई का साथ देने के लिए शादी हुई हमारे पापा की। तो महाराष्ट्र में अपनी मामा की लड़की के साथ शादी करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मानी जाती है। अच्छा। तो उन्होंने अपनी मामा की लड़की के साथ शादी की। जिनके पास एक काम करते थे, उनकी जो बेटियां थी उसमें से एक बेटी का जो हिस्सा था वो बेचना चाहती थी, खेत का हिस्सा बेचना चाहती थी। और वो छोटा हिस्सा था गांव के किनारे, जहां से गांव शुरू होता है वहीं पे था। और उसने कहा कि ये मेरे पिताजी का नाम ओंकार है, मैं वंका को बेचूंगी, क्योंकि बचपन से मेहनत करते हुए देखा और अब इसके पास पैसा ऐसा आ गया है। तो उसको जब पता चला कि इसको बेनिफिट हुआ इसका पैसा, तो उसने जमीन खरीदी। तो वो उन्होंने 3 एकड़ का जो जमीन है, 2 पार्ट में 1.5 एकड़ का उन्होंने खरीदा। फिर वहां से फिर वो टर्न आया उनकी लाइफ, वहां से और उसके 1-2 साल बाद मेरा जन्म हुआ। मतलब ये 72-73 में
उन्होंने खरीदा होगा 77 में मेरा जन्म। तो जब मैं जन्मा तब खेती हमारा व्यवसाय खेती खेती मौजूद थी अपनी। था। लेकिन वो भी चलता था, अच्छा, लकड़ी वाला लकड़ी काम का चलता वो था। चलता रहा, वो काफी दिन तक, मैं 8वीं 9वीं में जाने तक चलता था। तो एक तरह का प्रोफेशन बन गया था वो। हाँ, तो जब हमारा जन्म हुआ तो खेत थे हमारे यहाँ, और भाई बड़े बड़े थे, मैं सबसे छोटा था। लेकिन इतने सारे लोगों को पालना एक बहुत बड़ा चैलेंज, 5-6 लोगों को स्कूल भेजना होता, और उसके लिए मुझे छोड़ दिया जाता था घर पे। हमारे हमारे एक हमारे पिताजी के बड़े चाचा जो थे ताऊ, वो कारपेंटर थे। अच्छा। तो उनके पास मेरी रोटी रख दी जाती थी, और दिन भर मैं उनके आसपास खेलता था। कपड़े वपड़े कुछ नहीं, पूरा नंगा। मतलब मुझे अच्छे से याद है, स्कूल में जाने का जब टाइम हुआ तभी कपड़े खरीदे गए। हाँ, बहुत 5 साल का, बिल्कुल सही। 5 साढ़े 5 साल का जब मैं हुआ ना, तब जाके तभी कपड़े खरीदे। अदरवाइज कुछ, केवल एक जो है कमर में काला धागा और हाँ। उसमें छोटा सा घुंघरू, जिसके अंदर कर- कोई मेडिसिन हमारे यहाँ करधन बोलते हैं उसको। बस वही, यही मेरा मतलब वही ड्रेस था। तो मेरा जीवन इतना मुश्किल था वो, कि सुबह माँ बाप 4 बजे निकल जाते थे लकड़ी लकड़ी बीनने के लिए, क्योंकि दोपहर होने के बाद ज्यादा तकलीफ होती है। अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे जंगल में, जैसे ही सूरज की किरणें निकलेंगी वहीं से, तो 9-10 बजे तक वो गट्ठे बांध करके वहां से निकले, तब घर जाके 12-1 बजे तक वो घर पहुंचते हैं। फिर घर में खाना ना खा करके दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग उसको उठा करके मार्केट जाना पड़ता है। ये 2 शिफ्ट, एक दिन तोड़ते थे, एक दिन बेचते थे। हाँ, ये उसका सिस्टम ये था। इनमें मैं क्या करता था कि सारे गांव के कूड़ा फेंकने के जो कूड़ेदान, जैसे जिसको हम वो किरडा बोलते हैं मराठी में उसको, जिसको डस्टबिन नहीं लेकिन गड्ढे में जो डंप करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, वो कूड़ा फेंकने का जो गड्ढा है हर घर का अलग से होता है। मैं हमारे यहाँ घूर कहते हैं। तो वो सारे घूरों पे मैं घूमते रहता था। अच्छा। और उसमें से पेपर कोई अच्छे क्वालिटी का मिल जाए, घूर पर से, हाँ, कोई पेपर फेंका हुआ उड़ता आया हुआ, कोई लिफाफा, कोई पैकेट जिसमें कोई चीज लोगों साफ सुथरा कुछ हो, साफ सुथरा, वो मैं इकट्ठे करता था, और फिर बबूल के कांटों से उनको जोड़ करके डायरी बना। 81 में मेरी एडमिशन, पहली स्टैंडर्ड में, 1981 में। तो जो जन्म तारीख की 77 मेरी है, मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा ही होगी, 75 वगैरह। हाँ, पहले तो ऐसे ही था, जुबानी रिकॉर्ड तो होता नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं दूसरे बच्चों से बड़ा ही दिखता था क्लास में, उनसे ज्यादा वो समझदार भी था और उम्र में भी बड़ा था। ऐसे करके स्कूल में, नेक्स्ट टाइम मुझे स्कूल में पूरा 1 समर जाने के बाद, तो बेनिफिट ये हुआ, वो दूसरे स्कूल में डाला, सरस्वती शिशु विहार बोल के है वो वहाँ के एक कपड़े की व्यापारी है, वो उसके फंडर थे। स्कूल उन्होंने बनवाई थी अपने माँ बाप के याद में, सब कुछ उनकी स्कूल मानी जाती थी। साइकिल से भाई छोड़ता था, लेकिन दिक्कत ये थी भाई के साथ कि स्कूल 4:30 बजे छूटती थी और भाई का ऑफिस 5 बजे छूटता था। तो हमको 1 घंटा के आसपास, मतलब आधा घंटा 45 मिनट, सब बच्चे जाने के बाद उधर बैठे रहना पड़ता था स्कूल में। तो भाई ने क्या किया, हमारी जो क्लास टीचर थी, सईदा नाम था उसका। अच्छा, सईदा मुस्लिम थी। तो और वो अनमैरिड थी, मतलब उस पीरियड में ही उसकी शादी वगैरह तय हुई। तो वो बीए कर भी रही थी और पढ़ा भी रही थी, टीएड करके पढ़ा रही होगी, 12वीं पास हो गई। तो उसको समझा दिया भाई ने कि यार गांव से हम ले आए हैं, आप थोड़ा इसका ज्यादा ध्यान रखिएगा, और शाम को मैं जल्दी नहीं आ पाता हूँ, तो जब तक आप लोग, टीचर लोग 5-6 5:30 तक रहते हैं, देर तक अपना वो बनाते हैं, नेक्स्ट डे का प्लान, टीचिंग प्लान बनाते हैं, या अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं, कुछ लिखा पढ़ी के काम करते हैं, तो टीचर रह जाते हैं, और आखिरी एक हाथ चाय पी करके फिर वो निकलते हैं। तो उसके साथ, सईदा मैडम के साथ भाई ने हमारी सेटिंग करा दी कि जब तक हम नहीं आते आपके पास रखना, और आप भी चली जाए तो वो आया जो रहती थी वहीं रहती थी, वो आया के पास इसको छोड़ देते, स्कूल के पीछे वो आया का घर था। और वो भी ना बने तो सामने जो एक ठेले वाला गोली बेचता था, ये संतरे की गोली वगैरह वगैरह, पेपरमिंट वाली गोली, वो एक बूढ़ा सा आदमी था, वो
वो रहता था वहां 6 बजे तक, शाम होने तक वहां अपनी दुकान रखता था, तो उसके पास रख देना। ये ऐसे भाई ने से प्लान कर दिया था। अब उससे हमको ये बेनिफिट हुआ कि पहले तो बहुत परेशानी हुई, रोए धोए बैठे रहे, भाई आए तब ले गए, कोई नहीं था दूसरा। फिर मैडम के साथ जब सेटिंग हुई तो सईदा मैडम ने सोचा कि यार ये बैठे बैठे क्या करेगा। मैं इधर उधर घूमता था, इधर से दौड़ा उधर, उधर से इधर, कमरों में घूमते रहता था, इधर उधर बैग टांग करके, इधर ढांकू उधर ढांकू। जाहिर सी बात है, टाइम पास आपका कहाँ से होगा हाँ, बच्चे तो मैडम ने फिर 2-4 दिन ऐसा देखने के बाद मैडम ने कहा कि ऐसा है, किताब खोलो और जो होमवर्क है यही करो। तो वहीं पे मेरा होमवर्क करा लेती थी, और उसमें लिखने का काम होता था, किताब में देख करके एक पन्ना लिखना है सब, हाँ, पोएम लिखनी है सबको। तो जो अक्षरों में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था अक्षर या गलती होती थी, उसको कहती थी इसको काट, इरेजर से इसको साफ कर पहले, अब दोबारा लिख। अब दोबारा लिखा, फिर कुछ हो गया, मैं फिर काट, फिर लिख, फिर लिख। तो एक ऐसा सजा थी। वो, हाँ, तो फिर मेरे समझ में आया यार गलती अगर कर दी तो मैडम इसको मिटवाएगी। अच्छा, तो पहले ही इसको बढ़िया से जैसा दिख रहा है वैसे लिखो। उसे इसको बनाओ, जैसे किताब में दिख रहा है वैसे बनाने की कोशिश करो, ताकि मैडम हमको दोबारा मिटाने की जरूरत ना पड़े। और जरूरत पड़ने से छड़ी रहती थी उसके पास, छड़ी भी मारती थी, जैसे पैर में या पीठ में हल्की सी छड़ी मारती थी। हल्की सी भी मारने से बच्चों को लग जाती थी, तो डर दिखाती थी। तो ऐसा करके मेरा होमवर्क वही होने लगा, और करेक्शन भी वही की वही होने लगा। तो क्या हुआ कि उस स्कूल में, मराठी मीडियम के स्कूल में, वो अच्छी स्कूल मानी जाती थी। तो उस स्कूल में हमारे भाई जिस ऑफिस में काम करते थे, वहां 2-3 जूनियर इंजीनियर के बच्चे भी थे। अच्छा, एक देश पांडे थे जो शहर के नामी डॉक्टर थे दांत के, उनका बेटा था सचिन देश पांडे। एक आगाशे था, तो आगाशे के पापा एमबीबीएस डॉक्टर थे, उनका बहुत बढ़िया दुकान चलता था सदर बाजार में। एक और इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर खेड़कर, अतुल खेड़कर, वो उनके पापा जूनियर इंजीनियर थे, तो वो भी हमारे क्लास में। ये 3-4 बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर तक ले रहते थे। तो पहले सेमेस्टर की जब एग्जाम हुई पहली स्टैंडर्ड में, दिवाली के वक्त अक्टूबर में वगैरह, हम आ गए 4थे नंबर पे। ओह, हाँ, तो उसमें से एक जो 4थे पे आता था वो 5वें में चला गया। वहां से आप क्लास में। हाँ, पोजीशन तो आ गया। फिर वो जो लोग, पता है कि ये कौन लड़का आ गया जो हमारे बच्चों के बराबर हो गया। वो वहां पर बालवाड़ी भी पढ़े थे, हमने बालवाड़ी नहीं पढ़ी, है ना। तो हम फिर लोगों के नजर में आ गए कि ये भी बच्चा जो है बढ़िया पढ़ने वाला है कोई, इसका भाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हेल्पर है। वहां परिचय हो गया, हेडमास्टर से परिचय हो गया, वहां से आगे हमको भी लिफ्ट मिल गया कि हम दूसरों के, मतलब अव्वल नंबर के लोगों के हम बराबर है। ऐसा करके फिर भाई ने भी थोड़ा और ध्यान देना शुरू कर दिया घर में भी। और फिर हम जब लास्ट एग्जाम हुई तो हम नंबर 2 रहे। फाइनल एग्जाम में हम नंबर 2 में आ गए। तो 2 लोग हमसे पीछे चले गए। नंबर 1 में वो डॉक्टर का बेटा दांत वाले, और आगाशे का बेटा जो 2 पे रहता था वो 3 पे चला गया, और हम 2 पे आ गए। वहां क्लास के अंदर आपकी एक पोजीशन बन गई, पोजीशन बन गया हमारी। और उन लोगों से फिर हमारी दोस्ती भी हो गई, जो टॉप में आते थे उनसे होता ही है। फिर ये जो दूसरे छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ में खेलता था वो टूट गया, हमारा रिलेशन दूसरों के साथ जुड़ गया। वो पढ़ने वाले बच्चे उसमें आ गए। फिर हम तेज लड़का, जैसे हम सेकंड में गए तो फिर हम उन लोगों में गिने जाने लगे। हमको पहली लाइन में बिठाया करते थे, और हमारी तरफ देख करके टीचर पढ़ाती थी, भाई हाँ हुआ नहीं हुआ। जो सामने वाले बच्चे थे उन्हीं को तरफ देख देख के टीचर पढ़ाते। आज भी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे होता है, कुछ खास बच्चे होते हैं जो ध्यान दे रहे थे, टीचर उन्हीं की तरफ एड्रेस करता है। ऐसे करके हम आ गए उस श्रेणी में, 3rd में गए। 3rd में जब हम गए तो हमारे अंदर पढ़ने की ललक बहुत थी, लेकिन पढ़ने के लिए जो स्टडी मटेरियल चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा था। उस दिन उसी की मुझे याद हुई थी। जी, स्टडी मटेरियल से। तो स्टडी नोटबुक लिमिटेड भाई ने एक बार खरीदा, उसमें से खत्म हो गई, फिर दोबारा वो नहीं
नोटबुक नहीं मिलते। नहीं मिलती, बोला आप उसी में करो, ऐसे करो, अब तुमने पन्ने खराब कर दिए, अब तुम देखो तो किसी होने लगा। पैसा भी उसके पास कम था, तो बच्चे बच्चा पैदा हुआ, रहते बाद उसके खर्चे बढ़ गए थे। फिर बीवी उनकी बार बार बीमार गिरने लगी, तो के मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए बीवी के, तो हमको परेशानी होने लगी। फिर हम क्या करते थे, अपने आजू बाजू के बच्चों से पन्ना उधार मांगते थे कि पिन में से एक पन्ना बीच में से निकाल के हमको लिखने के लिए दे दो। तो जितनी दोस्ती थी उसमें से करते थे आस पास में, फिर दे देते थे वो लोग। फिर कभी कभी मैं सोचता था कि और एक आध पन्ना मिल जाए तो घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, अपने पास घर में नहीं है। वो मामा का लड़का भी नहीं देता था जो हमारे वर्ष में था, तो वो बोले तो अपने भाई को मांगो, है ना। तो ये जब दूसरे बच्चों से पन्ना लेने का जो है वो पता चला, तो कभी कभी बच्चा वहां पर नहीं है, पानी पीने के लिए पेशाब के लिए गया, तो उसकी किताब से हम पन्ना फाड़ लेते थे। कॉपी से निकाल लिया। हाँ। फिर एक दो पहले निकालते थे, बाद में जब हमको पता चला कि इनको तो कोई खबर ही नहीं है, अच्छा, फिर तो निकालने लगे। तो हम ज्यादा निकालने लगे उसमें से। एक आदमी ने आकर के मैडम को कंप्लेन कर दी, अच्छा, कि मेरे बच्चे के नोटबुक से पन्ने गायब हो रहे हैं। 100 पेज की नोटबुक जो है वो 50 की रह गई, ये पन्ने मेरे बेटे की किताब के कहाँ जा रहे हैं? नोटबुक के कहाँ जा रहे हैं। और वो भी हमने क्या किए, शुरुआत में कोई नई जो है उसी में निकाल दिए, तो पकड़े गए। फिर मैडम ने खोजना शुरू किया, किसने किसने पता नहीं चला। फिर इनके जो दोस्त होंगे इसके आसपास के, इन्हीं में से कोई होगा करके, और मैडम ने एक बार ध्यान रखा, और हम हल्के से बच्चा गया टॉयलेट के लिए या पेशाब के लिए, हम नोट निकाले, पन्ना फाड़े, मैडम ने पकड़ लिया रंगे हाथ। ओहो। हाँ, जो पीटा मुझे बहुत मारा, मैडम तू ही हो ये काम करने वाले। तो पिटाई हुई, फिर मैं डर गया कि नहीं यार ये सही नहीं। मैडम ने बोला भी बहुत कुछ, तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, तुम ऐसा करोगे ये वो, और पिटाई भी की। फिर हम सोचने लगे अब क्या करें। तो ऐसे में बगल में हमारी मामा की लड़की पढ़ती थी, स्कूल थी जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल, तो कभी कभी हम वहां जाते थे दोपहर में खाना खाने के लिए उसके पास। तो कई बार उधर गया, उसी टाइम में दरवाजे से कहा कि मेरी बहन है, फिर वो आई, ले गई, खाना खिलाया, दूसरी बच्चों के साथ बैठा, फिर हम आ गए, फिर अपने स्कूल में चले गए। ऐसा हुआ। उस प्रोसेस में मुझे पता चला कि उस स्कूल के पीछे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, ग्राम सेवक को ट्रेनिंग देने वाला, और उनकी कॉलोनी भी थी वहाँ टीचरों की, ट्रेनिंग सेंटर के जो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर वो रहते थे वहाँ। और उन कॉलोनी की वजह से वहां पर बड़े बड़े कूड़ेदान थे। बड़ा पाइप नहीं होता है, मतलब 2 मीटर का बड़ा पानी बहने वाला, उसका कूड़ेदान बनाया हुआ। अच्छा, वो जो आरसीसी वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जी 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 जी, है ना, सीमेंट का पाइप, सीमेंटेड पाइप। हाँ, तो उसी को कूड़ेदान बनाए हुए गहरे गहरे कूड़ेदान थे। हम उसमें ढाक के देखे, तो कई बार हमको नोटबुक दिखी, पेन दिखे, पेंसिल दिखी, रबर देखा। सोचा यार किसी की चोरी करने की क्या जरूरत है, इसमें से बीन लो जो अच्छा निकल आए। तो फिर हम दोपहर में जैसे ब्रेक होता था खाने का, तो हम दीवार को लांग करके स्कूल की चढ़ करके उसमें से लांग उतर कर अच्छी खासी 5.5-6 फीट की दीवार को चढ़ के, पत्थर की दीवार है ना, उसको लांग करके उधर जाते थे और वो खोजते थे वहां से, और फिर वहां दोबारा स्कूल वापस आते थे। कई बार देरी हो गई, मारा, टीचर ने बेटा कहाँ गया था, ये भी हुआ। फिर हमने इवनिंग में उधर घूमना शुरू कर दिया, स्कूल छूटने के बाद उधर जाने का। और वहां से एक बार क्या हुआ कि एक कूड़ेदान में नीचे कुछ कूड़ा ज्यादा नहीं था, लेकिन जो फेंका हुआ था उसमें अच्छी मुझे नोटबुक और ये स्टडी मटेरियल जो होता पेंसिल वगैरह की थी। हम उसको पकड़े, उसके ऊपर चढ़े, टांग डाल के उसके अंदर उतर गए। अंदर उतरने के बाद क्या हुआ कि नीचे से ऊंचा था तो उसका किनारा हमारे हाथ में आया, और अंदर से वो गड्ढा था अंदर, तो वो हाथ ऊपर उठ नहीं रहा था ऊपर आने के लिए। फिर हम अटक गए उसके अंदर। फिर हम आवाज करने लगे, भूखने लगे, तो कुत्ते, आजू बाजू में कुत्ते भी उधर आते थे, कुत्ते भूखने लगे वो डिब्बे पास। तो एक राहगीर जो साइकिल से जा रहा था, देखा कुत्ता भूख रहा है, अंदर कोई बच्चा रो रहा है, वो आया, देखा, उसने मेरे हाथ पकड़े, मैं बाहर निकला, मुसीबत से बाहर निकली। तो ये स्टडी मटेरियल जो नहीं मिलता था, उसके सर्च में मेरी जिंदगी में
ऐसी दास्तां हो गई। अब दम सब उठ रहा था उसके पूरे में। जाहिर सी बात है, और अब निकलने की कोई चारा तो था नहीं, हाँ और भी परेशानी हो रही थी। हाँ, अब पता नहीं कब तक कोई आदमी आएगा, कोई निकालेगा। अच्छा, वो जो जिला परिषद के स्कूल में जो आपको अवार्ड मिला था, हाँ, वहां वहां पर वहां पूछिए। दिया। हाँ। तो ऐसे पहली स्कूल तो शाम दिन भर की स्कूल थी, ये केवल 12 बजे तक की। 3 साल हम वहां रहे, तीनों साल हम फर्स्ट आते थे, लेकिन 7वीं में जब बोर्ड एग्जाम हुई, 5 6 7 3 साल रहे हम स्कूल में। तो हम पूरे शहर की 22 स्कूल जो है, 22 स्कूल में फर्स्ट नंबर आए। 22 बोर्ड स्कूल में आए। हाँ, 22 टू 22। 22 स्कूल। हाँ, 22 स्कूल है थी उस समय, अब ज्यादा हो गई होगी, शहर के अंदर म्युनिसिपल कारपोरेशन की। और सारे स्कूल में हम फर्स्ट आए 7th में बोर्ड एग्जाम। तो ये हमको हम क्लास में फर्स्ट आए, हमको पता था, लेकिन ये हमको नहीं पता था कि हम पूरे इसमें आए। ये कब पता चला, तब तक हमारा 8वीं में एडमिशन हो गया राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय में। वो एक अलग संघर्ष है उस स्कूल में एडमिशन लेने का। वो मेरे जीवन का पहला संघर्ष है। वो एडमिशन मैंने अपने बलबूते वहां पर लिया था, बिना डोनेशन के। वो स्कूल सब डोनेशन चलता था, बिना डोनेशन के मैंने लिया कि मैं सीधा एजुकेशन ऑफिसर के पास पहुंच गया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, कि मैं अपने स्कूल में फर्स्ट हूं, तब भी मुझे वहां एडमिशन नहीं मिल रहा। कई दिनों तक उस ऑफिसर के मैंने चक्कर लगाए और चपरासी तक मिलने नहीं देता था। एक दिन उसमें लगा देखा ये रोज बच्चा यहाँ दिखता है। टीचर अड़चित्रे नाम की वो थी, ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर थी। मैं तो भाई तुम कहाँ, रोज तुमको देख रहा हूँ, कौन हो तुम? कहा मैडम मैं रोज आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए, ये मिलने नहीं देते आपको, चपरासी को। तो उसने मुझे अंदर ले गई और चपरासी को बहुत डांटा, पानी ला बोले इस बच्चे के लिए, और पूछा क्या हुआ। मैंने कहा मैडम वो जो स्कूल है, मैंने एग्जाम भी दिया एडमिशन के लिए, एग्जाम भी पास हो गया, लेकिन वो मुझे एडमिशन नहीं दे रहे, बोल रहे कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और दूसरे दूसरे लोगों को हमारे बाद में भी पैसा दे करके, डोनेशन देके उनके एडमिशन हो गया, और मैं भटक रहा हूँ। अपने स्कूल में मैं फर्स्ट था, वहां 7 तक ही स्कूल थी, उसके आगे मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। और वो जनता स्कूल और जो छोटी स्कूल है उसमें मुझे एडमिशन नहीं लेना, अच्छे स्कूल में मुझे एडमिशन लेना। तो बोली अरे यार, उसने फोन लगा, भाई फोन लगा उसको, राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय को फोन लगा। मिस्टर परिहार ये थे, प्रिंसिपल थे, एजुकेशन ऑफिसर ने, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने फोन लगाया। बोले मिस्टर परिहार, मैं आपके स्कूल में आ रही हूँ 2 घंटे बाद, एक बच्चा है जिसको आप लोगों ने एडमिशन नहीं दिया है। अरे वाह, अरे बाप रे। मतलब मुझे ना अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई अच्छा। स्कूल पे, बहुत डांटा उन लोग। बोले तुम इस बच्चों को तुम एडमिशन क्यों नहीं दी, कितने एडमिशन तुम दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये करो। तो बोले छोड़ो मैडम, आप आइए, इसका एडमिशन हो गया समझो। वहीं पे 5 रुपए फार्म के थे, वो भी हमसे नहीं लिए और हमारा एडमिशन हो गया। तब सारी गली में हमारा नाम हो गया कि यार उस स्कूल में एडमिशन तो बिजनेसमैन वाले बच्चों के ही होते हैं, और इसका कैसे हो गया। फिर ये कहानी मैं लोगों को बताता कि मैं एजुकेशन ऑफिसर के पास गया और फिर वहां से मेरा यही हो गया। तो ये कहानी बड़ी मोटिवेट करती रही हमारी गली में। सही बात फिर है। कई बच्चों बच्चे के ध्यान में यह होना हाँ कि मुझे कहाँ जाना है, हाँ और कौन मेरी मदद कर सकता है, कोई गणित कर रहा है ना। हाँ और एजुकेशन ऑफिसर पहुंच जाना, वहां इतने दिनों तक आना जाना, हाँ और फिर अंततः मुलाकात हो जाना, है ना? हाँ, उससे काम हो जाना। काम हो जाना। हाँ, तो वो फिर वो बड़ी बात थी हमारी पूरी बस्ती में। बिल्कुल बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात और उस स्कूल में हमारा दाखिला हो गया। तो सितंबर के महीने में थी। ये आया, संदेश आया हम्म। घर में कि आपको स्कूल में बुलाया है, जो पहले मैं स्कूल में पढ़ता पहले था। वाले स्कूल। तो हम गए, हम थोड़े बीमार थे, तो हम सुबह सुबह पहले उधर गए, फिर अपने स्कूल की तरफ गए। हल्का हल्का बुखार वगैरह था, कई दिनों से चल रहा था, नजला जुकाम चल रहा था। गए मिलने के लिए, तो मैडम ने कहा भाई ऐसा है, तू पूरी जो कारपोरेशन की स्कूल में तुम फर्स्ट आया है, तो इसलिए तुझे जो प्राइज मिलेगा, अवार्ड मिलेगा अच्छा। कलेक्टर के हाथ से। और उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, नागनाथ कोत्तापल्ले, बहुत बड़े फेमस लेखक भी रहे वो, अच्छा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख रहे थे वो उस फंक्शन में शामिल थे। वो अच्छे लेखक और पोएट भी थे, नागनाथ कोत्तापल्ले। और आनंद कुलकर्णी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, आईएएस ऑफिसर थे। तो ये दोनों के प्रेजेंस में
पूरे डिस्ट्रिक्ट जिला शहर था वो, पूरे शहर में जो कारपोरेशन की स्कूल है उस सब में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्कूल में जो लोग फर्स्ट आए वो सर्टिफिकेट और एक जो मोमेंटो मिलना था। तो वो खबर दी उन्होंने कि आपको उस फंक्शन में रहना है और वो वर्किंग डे इवनिंग में था वो फंक्शन। डे कौन सा था मुझे अभी याद नहीं, मुझे लगता है 5 सितंबर था वो, मतलब वो शिक्षक दिवस के अवसर दिवस के मौके हाँ वही था वो। तो सितंबर में फिर मैं घर आया, भाई को बताया कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ। मैं केवल अपने स्कूल में नहीं, पूरे शहर की जितनी स्कूल थी उसमें फर्स्ट 22 स्कूलों में फर्स्ट आ गया उसका ये कार्यक्रम। तो बाकी भाइयों को कोई फिक्र नहीं लग रही। एक जो तीसरा नंबर का भाई था उसको बहुत खुशी हुई, 11th में पढ़ता था। बोले यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा तुम फिर मेरे साथ चलो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये उन्होंने 1 या 2 तारीख को खबर दी होंगी और 5 तारीख का फंक्शन था। तब तक थोड़ा दवा लेकर के हम थोड़े ठीक हुए, लेकिन उस दिन जाने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे। मतलब मेरा जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो फटा था। पीछे 2 हमने उसको जो है रफू हाथ से किए हुए जो है उसको क्या बोलते हैं, जोड़ लगा रखा था। जोड़ लगा था। हाँ पेमेंट लगा रखा था। हाँ, तो वो हम उसको चिढ़ाने के लिए बच्चों कहते कि 2 लाइट लगे हुए हैं पीछे में, है ना। पिछवाड़े में 2 लाइट होना। तो 2 लाइट लगे हुए थे उसमें और शर्ट जो था वो लंबा भी नहीं था, छोटा वो वहां तक ढक नहीं सकता था उसको। तो मेरे मन में यही चल रहा था कि वहां जाने के बाद कैसे कपड़े अपने खराब होते हैं। साइकिल में बैठ के हम दोनों भाई गए। वहां जाने के बाद बैठते वो पूरा हॉल भरा हुआ है, करीब 1000 लोग बैठने का हॉल। सही बात है। वो भरा हुआ, उसमें टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, माँ बाप भी है। गए हमको लेट हो गया था, किनारे गई बैठ गए। फिर मैंने देखा कि यहाँ बुलाना शुरू हो गया, नाम आ रहे, अभी अपना नाम आएगा। तो मैंने देखा यार अब हम उधर जाएंगे तो अपना पूरा पैंट फटा हुआ सारी पब्लिक को दिखेगा, जब सामने से ऐसे सर्टिफिकेट लेंगे तब। तो मैंने सोचा कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो मैंने दिमाग में इसका सोल्यूशन खोजा कि मैं जब किनारे से सीढ़ियों पे चढ़ूंगा मंच पे जाने किनारे से, हाँ, तो मैं पीठ पब्लिक को दिखाऊंगा ही नहीं। अच्छा, मैं जब उनके तरफ जाऊंगा तो अपनी पीठ एक जो स्टेज का जो दूसरा एंड होता है जहाँ पर्दा खींचा जाता उधर को करके रखूंगा और जानबूझ के ज्यादातर मैं झुका रहूंगा पब्लिक के तरफ, ताकि मेरी पीठ लोगों को ना देखे और फटी चट्टी ना दिखे लोगों को। और ऐसा ही चलूंगा मैं। जब वो देंगे तब भी मैं उसी तरफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे ले रहे थे सामने से, जी। तो पीठ दिख रही है, थोड़ा सा चेहरा ऐसा झुक कर करके वो रिसीव कर रहे हैं। मैंने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि पीठ दिखनी नहीं है अपनी, और ऐसे करके मैं गया, वो मैंने सर्टिफिकेट रिसीव किया। और मेरा भाई रोया, बोले यार तू इतने बच्चों में तेरा नंबर आ गया और हम किसी का तेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो बोला तू अभी ना तेरे को कुछ भी जरूरत पड़े मुझे बता दो, क्योंकि मैं छुट्टी के दिनों काम करता था, 11th में पढ़ता था और छुट्टी के दिनों वो मजदूरी के लिए जाता था, तो उसकी भी मजदूरी आती थी। तो वो साइकिल बिठा के मुझे ले आया। मेरी तबीयत खराब थी तो उसने ना बीच में रोकी, एक दवाखाने में ले गया, डॉक्टर को दिखाया और वहां से दवाई ले ली और बोले अब मैं तेरा ध्यान रखूंगा, क्योंकि ना तू वास्तव में हम सब में अच्छे से तू पढ़ रहा है, तो तू अच्छे से पढ़, हम तेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये उसने बोला। वो 3 नंबर का भाई है मेरा। तो फिर ऐसे करके हम घर आए, वो दिखाए। वो मोमेंट तो आज भी मेरे पास है, क्योंकि वो ना ब्रास का बना हुआ है। ये जो सरस्वती जो वीणा लेके बैठी रहती है वो उसका चित्र है, मेरी दीदी घर में रखा हुआ है। तो और उसमें वो 5 सितंबर लिखा हुआ है। 5 सितंबर मेरे हिसाब से 89 ऐसा कुछ होगा। 7th जब पास हुआ तो 87 में हुआ, 88 ऐसा कुछ लिखा है। तो वो रिसीव करने के बाद मेरा इम्पोर्टेंस घर में और गली में और बढ़ गया। बात है, चर्चा हुई। हाँ, सब लोग फिर मेरी ना बस्ती में इज्जत करने लगी कि ये बच्चा पढ़ने वाला शायद, उससे कुछ सीखो। दूसरों को अपने माँ बाप बोलते थे, उससे कुछ सीखो, रोल मॉडल बन गया। घर बुलाते थे, बोलते थे यार हमारे बच्चों को इसको तो समझा कैसे पढ़ाई करता है, क्या है, इसको गाइड कर, ऐसा बोलते थे।
छोटे छोटे बच्चों के लिए, जब मैं 8वीं में था तब। मोटिवेशनल बन गया आप हाँ, स्पीकर। उसको सोर्स बन गया। हाँ। तो एक चीज जो, ये तो बहुत अहम बातें आपने बताई, बहुत हाँ। दिलचस्प है। हम्म। जो एक और चीज जो बड़ी तकलीफ दे हाँ। आपकी जिंदगी में रही, वो टाटा इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होना। हाँ। उसकी तैयारी आपने मुकम्मल कर ली, हाँ। फीस नहीं है, हाँ। फीस का इंतजाम करना, हाँ। और ये कॉन्फिडेंस रहना कि मैंने एग्जाम दिया है, घर नहीं जाना, हाँ। मेरा तो एडमिशन होना है। हाँ। तो ये जो चीजें हुई थी, क्या हाँ, हुई थी? उस दिन मैंने बताया था ये चीज। हाँ। हम गए बॉम्बे, एक और लड़का मेरे साथ था, वो कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए जा रहा था, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले में, जी। और मैं सोशल वर्क में। दोनों गए, एग्जाम दिया, रिटर्न वाला। रिटर्न में ही मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट एसेस लिखने के लिए बोले थे। तो सब लिखते चले गए। हाँ, वो हम बढ़िया बढ़िया एजुकेशन के ऊपर लिख दिया हमने, हैंडराइटिंग भी अपनी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर था ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद था इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन में भी बाय द वे उस समय महिला आरक्षण का मामला चल रहा था, और अपने शरद यादव जी का एक स्टेटमेंट था, बाल कटी महिला का आरक्षण, और वो उस समय का डिस्कोर्स हमको याद था, तो हमने उसमें अच्छे से भाग लिया, और ग्रुप डिस्कशन में भी अच्छे नंबर आए। इंटरव्यू हुआ, मतलब उसको 2 होने के बाद, रिटर्न एंड ग्रुप पास होने के बाद इंटरव्यू बुलाते थे। तो दूसरे दिन लिस्ट लगी कि कौन कौन लोग इंटरव्यू में जाए, तो हमारा नाम आ गया। चलो, हम आधी पार कर लिए हमने एग्जाम। फिर हम इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू भी बढ़िया परफॉर्म किए, और वहां पर हमको कॉन्फिडेंस हो गया कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर बोले रिजल्ट, बोले 10-15 दिन लगेंगे और तार आपके घर आएगी। अच्छा। वहां सबको बिठा के ओरिएंट कर दिया मैंने, तो आपके घर तार आएगा। उस जमाने में तार जाती थी, ईमेल वगैरह नहीं था। कहा कि अभी अपनी तार तो जाएगी नागपुर, हाँ, हम यहाँ, वो हॉस्टल में जाएगी, सही बात। है ना। तो मैंने कहा फिर तार उधर जाएगी, और यहाँ नहीं पता चल सकता क्या? बोली यहाँ पता चल, लिस्ट लग जाएगी यहाँ पर पास वाले लोगों को। समझ गया, ठीक है। मैंने कहा जाने का ही नहीं, उधर इधर ही रहने का। इधर ही रह जाएंगे तो और 200-400, ये 500 खर्च हो गए करीब, और भी खर्च होंगे और जाने के। 500 फिर खत्म हो जाएंगे अपने पास के पैसे। तब तक वो अपने बिजनेस दूध का खत्म हो गया था, सही बात है। और वैसे अचानक पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर मैं वहां बैठ करके पापा को खत लिखा, मेरी यहाँ की एग्जाम अच्छी हो गई, और 10-15 दिन बाद इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होना है। और ये जब इन्होंने बोला कि ये हो गया, अब जाओ अपने अपने घर, उस दिन रात में उन्होंने रुक नहीं दिया टाटा इंस्टीट्यूट वालों ने। जो भी एग्जाम देने के लिए आए थे SC/ST के लोग, वो फ्री अकोमोडेशन दिया था। तो मैं शेड्यूल कास्ट का होने की वजह से मुझे भी अकोमोडेशन दिया था, जो दूसरे दिन खाली करना था। तो तब तक मैंने वहां जो हॉस्टल का केयर टेकर था उससे दोस्ती कर ली। अच्छा। भगवान दिलपाक नाम था उसका। तो वो भी शेड्यूल कास्ट था। अच्छा। हाँ, वो तुलजापुर का था, हाँ। उस्मानाबाद की तरफ का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मामा, हमारे इधर मामा बोलते, हाँ। इधर चाचा बोलते जैसे, हाँ। मेरी समस्या है कि मैं वापस नहीं जा सकता ना, और मैं पास हो जाऊंगा 100%, मुझे थोड़ा इधर ही रहने दो। बोले भाई इधर कैसे रहेगा तू, रूम में तो नहीं रह सकता। तो वो जो आगंतुक होते हैं हॉस्टल में, हाँ। उनको बैठने के लिए जो स्पेस होता है वहां पर हॉस्टल में, वहाँ एक कैरम बोर्ड रहता था, टेलीफोन रहता था, और वहां बच्चे कैरम खेलते थे, हॉस्टल के बच्चे। और वो रूम रिसेप्शन जैसी थी, वो हॉस्टल का रिसेप्शन, और वहां सोफा था। भगवान मामा वो सोफे पे सोते थे रात में जब उनकी ड्यूटी रहती थी। और वहां एक अलमारी थी। तो मैंने उनको बोला, मामा ये मेरी बैग जो है ना, प्लास्टिक वाली VIP बैग जो डुप्लीकेट की थी मेरे पास, ये जो नहीं रहती सूटकेस, सूटकेस, हाँ, प्लास्टिक की, जी जी, फाइबर जिसको बोलते हैं, हाँ, फाइबर वाली वो थी मेरे पास। तो मैंने कहा, ये बैग इस अलमारी में रखने का इंतजाम करो, क्योंकि मेरे ऊपर बोझ ये बैग ही है, बाकी तो मैं फ्री हूँ सही। तो बोली कोई बात नहीं, बैग रख दूंगा। मैंने कहा हाँ, ऐसा है, बैग रख दीजिए, मैं 1-2 दिन बाद आऊंगा, मेरे कोई रिश्तेदार यहाँ रहते उनको पूछता हूँ। बोले कोई बात नहीं, रहने दो। पहले बैग दी, फिर मैं वहां से निकला। जब लोग निकल गए, मैं भी 9-10 बजे वहां से निकला। बाहर निकल के सोचने लगा तो जब मैं BSc में था, बॉम्बे घूमने के लिए आया था, टूर हमारा कॉलेज, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, हाँ, देखा था। फिर दादर और
चौपाटी, चौपाटी, हाँ। गुड़गांव चौपाटी, गोरेगांव चौपाटी और ये सब देखा था, है ना। तो हमने सोचा कि भाई ऐसा करते, इधर उधर जाने से अच्छा है घूम लेते, चले जाते गेटवे ऑफ इंडिया। तो पैसे जाने का बोल के मैंने, चलो बोले बस जाती है, कितना पैसा लगता है बस में, तो 5-7 रुपए ऐसा कुछ था। मैं सोचा यार बस से जाने से अच्छा पैदल ही चले जाते। पैसे बचेगा। पैसे बचेगा। हाँ, तो मैंने कहा कि रास्ता कैसे है दादर का, इधर दादर इधर है क्या, दादर इधर। मैं चलता गाना बोलते 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 पैदल 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 मैं दादर पहुंच गया। पहला स्टॉप तो दादर ही है, पीटी जाने से पहले। दादर गया, फिर चौपाटी गया, वहाँ चैत्य भूमि है, बाबा साहब अम्बेडकर को जहाँ जलाया गया था वहां गया, वहाँ घुमा फिरा, फिर थक गया। फिर मैंने कहा अब कहाँ जाऊंगा, ट्रेन में मैं उसी रास्ते दोबारा वापस टाटा इंस्टीट्यूट आ गया। शाम को आया तो वो गेट वाला बोल रहा है कि ये क्या है तुम्हारा। मैंने कहा भगवान मामा को मिलना है, वो जो अंदर है केयरटेकर। तो पहले तो एग्जाम का वो दिखा कर गए थे। वैसे एग्जाम और भी चल ही रहे थे, हमारे बैच का हो गया और वहाँ तो हजारों लोग कहते थे। तो हम गए अंदर, वहां गए, बैठे सोफे पे, एज इट आई एम आल्सो अगेन ए स्टूडेंट हु हैज अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन। तो एक परीक्षार्थी के रूप में हम दोबारा जाके वहां बैठ गए। ये शाम हो गई, 7-8 बज गए, 9 बज गए, खाना हो गया। 9 बजे बहुत भूख लगी, तो हम गए कि वो डाइनिंग हॉल में। सब लोग खत्म होने के बाद वो जो परोसने वाले हैं वो खाना खाते थे, अब बनाने वाले वर्कर्स जी डाइनिंग हॉल के लास्ट में वहां मैं गया। मैंने कहा भूख लगी, मुझे खाना मिलेगा क्या, और ले लो थाली। उनको लगा ऐसी परीक्षा देने वाला आला तो आदमी है, लो प्लेट लो, बैठो, उनके साथ बैठ के खाना खाया। फिर मुझे पता चला सब लोग खाना खाने के बाद भी यहाँ बहुत सारा खाना बचा रहता है, ये खाने के बाद भी ये फेंकते हैं, कूड़े में जाता है। मैंने कहा यार यहाँ इवनिंग होने के बाद इनके समय में आया तो खाना भी यही मिल जाएगा। तो ये मुझे उस दिन टेक्निक पता चली, पहले दिन रात में। फिर क्या हुआ, हमने सोचा अब ज्यादा घूमते नहीं, रात में जहाँ वो सोफा है वो सोफे पे सोने का, बैग भगवान मामा की अलमारी में है, ठीक है, और जल्दी तैयार होने का, घूमने चला जाने का बाहर, शाम को आकर के इनके पास खाना खाने का, मॉर्निंग जाते समय इनके यहाँ से नाश्ता लेके जाने का। सारा शेड्यूल बन गया शेड्यूल। 10-15 दिन में मैंने कहा इसे आसपास इसी में रहने का। लेकिन फिर मैं सोच रहा कि हमारे गांव के लोग उधर रहते हैं बॉम्बे में, तो मेरी बुआ की बेटी जो है वो वहां गई थी उल्लासनगर में, और उल्लासनगर में ये पता था हमको कि 4 नंबर में वो रहती है। 4 नंबर क्या होता है ये नहीं पता था, 4 नंबर में रहती है, इतना ही पता था। 4 में कितने ही हजारों घर है। लेकिन मैंने फिर सोचा यार थोड़ा पैसा, मैंने कहा लग सकता है इसमें। जो पहले 500 थे उसमें से 100-150 मेरे पास बचे हुए थे। मैंने कहा एक 500 तो खर्च नहीं करेंगे, वो पहले से 100-150 जो बचे उससे टिकट निकाल के जाएंगे उल्लासनगर। तो मैंने पता करके कैसे जाना है, वो कुर्ला जाके ट्रेन पकड़ के मैं गया उल्लासनगर। बहुत घंटे 2 घंटे घूमने के बाद उधर क्या है, क्या इस गांव की तरफ ये इधर कोई इधर उधर भटकते पता चल गया कि यहाँ वो रहते हैं। घर खोज लिया उसमें, वो थे बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर। उनके पति जो थे, मेरी बुआ की बेटी के पति, वहां गया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे एग्जाम दिए हैं, मैं इसमें पास हो सकता हूँ और उसमें मुझे पैसे वैसे लग सकते हैं। वो कोई बात नहीं, तो पैसे थोड़े बहुत लगेगा, देंगे। ये भी एक सेटिंग वहां पर हुई और 2 दिन वहां रहा उनके पास। फिर वहां से उन्होंने अपने और रिश्तेदार कहाँ रहते क्या रहते बताए, डोंबिवली में एक रहते थे। फिर वहां से डोंबिवली गया, उनके यहाँ 1 दिन रहा, वहां पता किया अपने कौन कौन लोग रहते। ऐसे 3-4 दिन उधर बीत गए मेरे। फिर वो दिन आ गया जब रिजल्ट लगना था, मैं वहीं सुबह नाश्ता करके वहां खड़ा हो गया, नाम लग गया, लिखा विथ हॉस्टल। संजय बोले विथ हॉस्टल, एडमिशन हो गया। फिर दूसरे दिन वो आज लिस्ट लगी, दूसरे दिन एडमिशन होने थे। फिर काउंसलिंग थी, काउंसलिंग में बैठे, पता चला 7,000 रुपए लगे टोटल। अपने पास थे 500 रुपए। उनको मैंने बोला था
कुछ पैसे मुझे देना। बोले देंगे। एक जो दोस्त अमरावती का मिला मुझे, वो आंदोलन की वजह से परिचित था, तो बीएससी में रहते रहते उससे दोस्ती हो गई थी औरंगाबाद में। वो भी, उसका भी एडमिशन हो गया क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में। मेरा हो गया सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में, एमए विद स्पेशलाइजेशन इन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने उसको कहा यार मेरे बेसिक प्रॉब्लम है एडमिशन। तो वो बोले कितने पैसे? मैंने कहा ये तो 7,000 बोल रहे। मैं वहां से 5,000 रुपये लाया था पहले, विद हॉस्टल की वजह से वो थोड़ा कुछ पैसा बढ़ गया। तो उसने 2,000 उसने भी दिए, 5 मैं वहां से लाया। ये लिस्ट लगने में रात में उधर गया बाई ट्रेन। दूसरे दिन सुबह में 5,000 रुपये लेके आया, और तब भी 2,000 रुपये कम पड़ रहे थे। तो वो सुधीर गजबी नाम है उसका, वो सोशल वर्कर ही, बॉम्बे में ही है आज भी। अच्छा। उसने 2,000 रुपये दिए मुझे। हाँ। तो ऐसे करके मेरा एडमिशन वहां पर हो गया। तो लेकिन वो जो हॉस्टल वार्डन थी, वो हॉस्टल वार्डन ने दूसरे या तीसरे दिन मुझे उधर देखा था। अच्छा। जब सारे एग्जाम सबका हो गया उसके बाद भी उसने मुझे एक दिन देखा था। तो तो मैंने कहा मैडम मैं इधर, एक हमारे गांव का है आदमी वैद्य बोल के, रवि वैद्य, उसके पास में आया था, जबकि मैं उधर ही रहता था। उसको डाउट हो गया था ये इधर रह रहा है क्या। तो हमने कहा इधर अब नहीं रह रहे, उसको मिलने के लिए आए थे वहां से, कन्नी जाट के निकल गए। तो जब एडमिशन हुआ और मैं उसके पास दोबारा गया, सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए मैं ही पहुंचा। तो उसने देखा, तो मैंने कहा मैडम मेरी एडमिशन हो गई। तो वो बोली तो तुम गाँव नहीं गए? मैंने कहा मैडम नहीं गया। तो इसका मतलब तुम इधर को ही थे? तो मैंने कहा मैडम मैं हाँ इधर ही था। बहुत हंसी हो। बोले, "बेटा," इसने चाय पिलाया, देवधर नाम था। बोले तू इधर को रह कैसे गया? मैंने मैडम वो मत पूछो मैं कैसे रह गया। रह गया। मैं रह गया यहीं पे, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, इसलिए मैं इधर ही को रह गया। हमारा गांव बहुत दूर है, तो मैं गया नहीं, इधर ही शहर में घूमता रहा और इधर ही मैं रह गया। ऐसे करके इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो एडमिशन मेरा वहाँ हो गया। तो उसके बाद वहाँ तो बहुत एक्सपोजर मिला दुनिया भर। वो तो दुनिया की मशहूर है। तो वहाँ दिल्ली में जब आए तो वो इंस्टीट्यूट का नाम ही बहुत काफी था, कहीं भी हाँ। एडमिशन लेने का। ऐसी वो का है। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में आप प्रोफेसर हैं। हाँ इतनी लंबी जर्नी आपकी है और इतनी तकलीफदेह है, उतना कॉन्फिडेंस था आपके अंदर। और जैसे पानी है, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, हाँ ठीक उसी तरह से आप अपने पूरे जीवन में जहां मौका आया तो रास्ता बनाते चले गए आप। ऐसा है कि ज्यादा कठिन तो वहां था क्योंकि वहां सर्वाइवल भी होना था। टाटा इंस्टीट्यूट में वहाँ स्कॉलरशिप भी एक हमको इंस्टीट्यूट ने दे दी, एक HCL ने दे दी थी, उनकी CSR में स्कॉलरशिप देते थे, वो मिली। उससे भी काम नहीं चल रहा था, एक्सपेंडिचर ज्यादा थे। तो एक लोन लिया, एक 12-15 हजार रुपए का लोन भी लिया था। तो उसमें भी कुछ परिचित लोगों ने मदद की, अ, उसके वजह से वो लोन मिला और वहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद कैंपस में सबसे पहला जॉब भी हमको ही मिला। अच्छा। वहाँ वो जॉब था टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च प्रोजेक्ट का, कनाडा में। 2000 में। वो प्रोफेसर मिल्टन इजराइल हिस्ट्री के हेड थे टोरंटो यूनिवर्सिटी में। वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे भारत के ऊपर, नेशनल आइडेंटिटी, उसका टाइटल था नेशनल आइडेंटिटी। और वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 राज्यों से डेटा इकट्ठा कर रहे थे, कंसिडरिंग कि ये मूवमेंट के कंटेक्स्ट में बहुत वाइब्रेंट राज्य रहे। और 50 साल देश के इसको हो गए, संविधान को लागू हो करके हो गए। तो उन उन दिनों वो ये रिसर्च करना चाह रहे थे कि भी भारत में जब ब्रिटिशर्स थे उस समय जितनी गरीबी और भेदभाव था, आज की तारीख में उससे भी ज्यादा है। तो ब्रिटिशरों के खिलाफ तो आंदोलन थे, तो इन सरकारों के खिलाफ में कोई आंदोलन क्यों नहीं है, इनका एक प्रश्न ये था। अच्छा। और तब भी ये देश जो है, भारत देश जो है, ये कैसे अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को
मैनेज कर रहा है और कैसे अभी भी एक संघ है, तो इसको स्टडी करना चाहते थे। अच्छा। खास करके इतने प्रकार प्रकार के लोग रहते थे, उसका टाइटल ही था नेशनल आइडेंटिटी। तो ये भिन्नताएं रहते हुए भी इनके बीच में यूनिटी कैसी है, ये था। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो हमारा नारा है। हाँ, तो वो कैसे है बोल के स्टडी करना चाहते, इस पर रिसर्च कर रहे थे। हिस्ट्री के थे। तो उनको क्या था कि भाई महाराष्ट्र में जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर को मराठी में पढ़ करके अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाला आदमी चाहिए था। अच्छा। और डेटा इकट्ठा करने वाला भी आदमी चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और हमारे पॉडकास्ट में आप शामिल हुए और आपने दिल खोल करके अपनी लाइफ की पूरी सफ़हात को आपने पलटा है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये गुफ्तगू लोगों तक पहुँचे और लोग इससे, ख़ास तौर से नई नस्ल के लोग, और आपके जीवन में जितने उतार चढ़ाव रहे हैं, बीच में 10 साल का ऐसा गैप है जिसमें बामसेब के साथ आप जुड़े रहे, फिर आप लौट कर आते हैं, फिर आप प्रोफेसर बनते हैं, तो ये पूरी ज़िंदगी आपकी एक तरह से रोल मॉडल है उन तमाम लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने समाज में आगे बढ़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि इस लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए।